हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डीप लर्निंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसको हम बोलते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कोई न्यूरल नेटवर्क की लर्निंग बंद हो सकती है या कोई न्यूरल नेटवर्क लर्न करना बंद कर सकता है अगर बैच नॉर्मलाइजेशन ना हो। और हम देखेंगे कि बैच नॉर्मलाइजेशन के जरिए कैसे न्यूरल नेटवर्क की लर्निंग अच्छे से हो सकती है। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत ही सिंपल न्यूरल नेटवर्क हम सेटअप करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क है जहाँ पर 3 इनपुट नोड हैं और एक आउटपुट नोड है। तो इनपुट नोड में मान लीजिए मेरे पास 3 स्टूडेंट्स के 3 डेटा है। स्टूडेंट का एज है, उनके 10th के मार्क्स हैं और मान लीजिए उन स्टूडेंट का किसी भी स्टूडेंट का डिबेट स्कोर क्या है। और हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि क्या एक स्टूडेंट जिसका एज कुछ भी है, 10th में मार्क्स ये है और डिबेट स्कोर ये है, वो एक पर्टिकुलर ओलंपियाड को क्लियर कर पाएगा या नहीं। तो इसमें हमारे पास 3 इनपुट नोड है और एक आउटपुट नोड है। और ये हमारे 3 वेट्स हो गए, W1, W2, W3। तो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क सेटअप है। तो आइए अब हम एक्सेल में इसको हम लिखते हैं जिससे हम इसके लर्निंग को रेप्लिकेट कर सकें। तो मान लीजिए उस न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास 5 स्टूडेंट का डेटा है। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं। इन पांचों स्टूडेंट का हमारे पास ये एज है, 10th मार्क्स है और डिबेट स्कोर है। और हमारे पास ये 3 वेट हैं जो हमने देखा था, W1, W2, W3। तो हम अब आउटपुट निकालते हैं Y1, जो कि इनपुट मैट्रिक्स और वेट का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इनपुट मैट्रिक्स हमारे पास क्योंकि हमने 5 स्टूडेंट्स का बैच लिया है तो 5 × 3 और वेट 3 × 1 है, तो 5 × 3 × 3 × 1 करेंगे तो हमारा जो Y1 मेट्रिक आएगा वो होगा 5 × 1। तो यहाँ पर हमारे पास ये Y1 मेट्रिक आ गया। अब इसके बाद इस Y1 पे हमें एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो आउटपुट हमें चाहिए वो हमें इस फॉर्म में चाहिए कि कोई स्टूडेंट एक ओलंपियाड क्लियर करेगा या नहीं। तो आउटपुट या तो 0 हो या 1 होगा, मतलब एक इस टाइप का आउटपुट है। तो यहाँ पर हम एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, जनरली tan h लगा सकते हैं, यहाँ सिग्मॉइड भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम tan h एक्टिवेशन फंक्शन लगाया हमने। तो हमने Y1 के हर एक वैल्यू पे tan h यहाँ पे लगाया तो हमारे पास वैल्यू ये आई। यहाँ पर कोइंसिडेंटली सारी वैल्यूज 1 आ रही है। और मान लीजिए जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला स्टूडेंट था, ये हमारे पहले स्टूडेंट का ये स्कोर था। एज एज 18, 10th मार्क्स 92, डिबेट स्कोर 8। उस पे हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया एक्टिवेशन के बाद 1, यानी कि हमारा मॉडल बोल रहा है कि ये स्टूडेंट ये ओलंपियाड क्लियर कर लेगा। और एक्चुअल आउटपुट वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर फिर हमने लॉस निकाला, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पर लॉस हो गया 1 - 1 0, तो लॉस 0 हो गया। सेकेंड केस में हमारा आउटपुट प्रेडिक्ट किया था कि ये स्टूडेंट जो सेकेंड स्टूडेंट है वो भी क्लियर कर लेगा, लेकिन एक्चुअली वैल्यू है 0, यानी कि सेकेंड स्टूडेंट ने एक्चुअली ओलंपियाड क्लियर नहीं किया था। तो यहाँ पे लॉस हो गया 1। तो ऐसे हमने सारे स्टूडेंट्स का लॉस निकाल लिया, तो हमारा एवरेज लॉस हो गया 0.6। ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क सेटअप हो गया, बेसिक फर्स्ट पास के बाद। अब हमें अब हमें हमारा गोल क्या है कि हमें वेट की वो वैल्यू लानी होगी जिससे हमारा लॉस मिनिमम हो। तो हमें क्या करना होगा, हमें DL/DW निकालना होगा। तो ये बैक प्रोपगेशन पे मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया था कि बैक प्रोपगेशन कैसे होता है। तो आप वो वीडियो देख लेना, उसमें वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं उस वीडियो का रेफरेंस लेके मैं क्विकली समराइज करूँगा। तो यहाँ पर जो लॉस मुझे डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू वेट, उसकी वैल्यू ये आएगी, दैट विल बी इक्वल टू x ट्रांसपोज, यानी कि x है यहाँ पे हमारा इनपुट मेट्रिक, इंटू DL/DY2 इंटू DY2/DY1। तो ये चेन रूल लग रहा है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हमें लॉस विथ रिस्पेक्ट टू W निकालना है। तो पहले हम लॉस विथ रिस्पेक्ट टू Y2 निकालेंगे, फिर Y2 Y2 को डिफरेंशिएट करेंगे फिर Y1 से। तो एक चेन रूल यहाँ पे लग गया, तो वो वीडियो आप देख लेना। तो हमारा ये सेटअप हो गया DL/DW, ये हमारा आ गया DL/DW। और फिर हमारा जो वेट फाइनल जो होगा, वो वेट मैट्रिक्स जो होगा वो होगा वेट W इज इक्वल टू W माइनस लर्निंग रेट इंटू DL/DW। तो हर एक पास के बाद हमारा वेट जो है, लेट्स से WN इज इक्वल टू WN - 1
इंटू लर्निंग रेट इंटू DL/DW, तो हर एक के बाद हमारा वेट ऐसे एडजस्ट होगा। अब आप यहाँ पे गौर करना, अब आप इस वैल्यू को देखो, dy2/dy1, ठीक है। तो यहाँ पर dy y2 क्या है, y2 इज इक्वल टू tan h ऑफ y1, जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो tan h अगर फंक्शन है हमारा, और tan h को अगर हम किसी भी tan h फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1 माइनस tan h स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम y2 को डिफरेंशिएट करेंगे y1 के रिस्पेक्ट में, तो जो आउटपुट होगा वो होगा 1 माइनस जो tan h वैल्यू है, यानी कि y2 स्क्वायर। तो यहाँ पर dy2/dy1 की वैल्यू सारी जीरो आ रही है, बिकॉज tan h की वैल्यू कोइंसिडेंटली यहाँ पे सारी वैल्यू 1 हो गई है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो dy2/dy1 है, ये पूरे टर्म की वैल्यू जीरो हो गई। फिर आप ये जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे dl/dy2 से, फिर xt से, तो ये आपका बेसिकली dl/dw ये पूरा जीरो हो गया। तो अगर आपका dl/dw जीरो हो गया, तो यानी कि ये टर्म आपका जीरो हो गया, यानी कि आपका जो वेट है wn, वो विल बी इक्वल टू wn-1, यानी कि आपका वेट चेंज ही नहीं होगा, आपका मॉडल लर्न ही नहीं करेगा और आपका मॉडल लर्न करना बंद कर देगा। ये प्रॉब्लम हो गई बिकॉज हमारे हमारा जो tan h था उसकी सारी वैल्यू 1 के करीब आ गई, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप tan h जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो आप यहाँ पर देखो, ये कुछ इस तरीके का होता है। तो अगर सारी वैल्यूज 1 के आसपास यहाँ 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 ऐसे रहेगी, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज वो स्लोप x के पैरेलल होगा, तो वो स्लोप जीरो हो जाएगा। इसीलिए tan h तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू तभी मिलेगा जब हमारे पास वैल्यू tan h की इस रीजन में हो, इस रीजन में, तभी हमारे tan h की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ पर हमारी वैल्यू सारी 1 के पास है, तो ये स्लोप जीरो हो गया, तो इसलिए हमारा मॉडल ने लर्न करना बंद कर दिया। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज अगर हम इंट्यूटिवली देखें तो हमारे जो इनपुट वैल्यू है उनका स्केल अलग है। ये एज का स्केल देखो, ये कुछ एक डिफरेंट 18-20, मतलब इंसान का एज, स्टूडेंट का एज कितना होगा, मतलब 25 तक, 30 तक हो सकता है। 10th मार्क्स 100 तक हो सकता है, डिबेट स्कोर मे बी ऑन अ स्कोर ऑफ 1 to 10 हो सकता है। तो इन तीनों वैल्यू का स्केल बहुत डिफरेंट है। 10th मार्क्स कैन बी 100, इसीलिए ये चूंकि ये सारे वैल्यूज अलग अलग स्केल पे हैं, तो हमारा जो y1 आया वो इतना ज़्यादा वैल्यू आ गया और फिर tan h 1 हो गया। तो ये प्रॉब्लम हमको हो गई। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बैच नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि इन ये जो वैल्यू है बेसिकली ये अलग स्केल पे हैं, तो इनको हम सेम स्केल पर लेकर आएंगे। अगर हम सेम स्केल पर लेकर आएंगे फिर हम नॉर्मलाइज कर देंगे, तो फिर हमें हमारा tan h जो है वो 1 नहीं होगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा और हमारी वैल्यूज जो हैं वो इस रीजन में मतलब इस रीजन में आ जाएंगी। तो हम नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, तो एज द नेम सजेस्ट बैच नॉर्मलाइजेशन, तो हम एक बैच को नॉर्मलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास x को हम टच नहीं करेंगे, मान तो यहाँ पर x इंटू डब्ल्यू जो y1 आया, ये y1 ये जो आया, y1 को हम नॉर्मलाइज करेंगे। तो हमने एक नया रो लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर x सेम है, x मैट्रिक्स, w सेम है, y1 भी सेम है, पर हमने y1 को नॉर्मलाइज कर दिया और नॉर्मलाइज करके हमारे पास ये वैल्यू आई। तो हमने नॉर्मलाइज कैसे किया, तो नॉर्मलाइज करने के लिए बेसिकली हमने यहाँ पर मैं फिर से आपको बताता हूँ कि हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया। बेसिकली हमने उस बैच का सबसे पहले मीन निकाला, ये म्यू जो है वो मीन है, और हमने देखा कि कोई भी वैल्यू मीन से कितनी दूर है, और फिर जो डिस्टेंस है उसकी मीन से उसको फिर डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो बैच नॉर्मलाइजेशन का बहुत एक्यूरेट फॉर्मूला ये वाला होता है, बट आप फॉर द टाइम बिंग इसको आप इग्नोर कर दो, आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दो। तो बैच नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाई सिग्मा। सिग्मा होता है, मीन हो गया एज द नेम सजेस्ट एवरेज ऑफ द बैच, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द मीन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला भी होता है। तो इसको अगर हम ऐसे समझें कि जैसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपका है, उसको आप एक नॉर्मल, अगर आपने उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी प्लॉट जो होता है उसको आपने फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया, उसका हिस्टोग्राम प्लॉट किया, तो वो एक बेल कर्व या नॉर्मल कर्व ले लेता है। तो बेसिकली आप नॉर्मल कर्व के बारे में आप मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आप उसको पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल बस ये कह रहा हूँ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जो बैच का डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी तो हमने बस 5 वैल्यू लिया है, मान लीजिए हम 32 वैल्यू 40 वैल्यू ले लेते, तो फिर हम प्लॉट करते तो मोस्ट लाइकली हमारा एक नॉर्मल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आता।
तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अ, हम जो जो वैल्यूज़ हैं, ये जो बैच की वैल्यूज़ हैं, इनको हम एक कॉमन स्केल पे ला रहे हैं। तो हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि यह कोई भी बैच का वैल्यू मीन से कितनी दूर है, ठीक है? तो जो वैल्यू मीन से बहुत दूर होगा तो वो उसका उसका बैच नॉर्मलाइज वैल्यू ज़्यादा होगा। जो वैल्यू मीन के बहुत पास होगा तो उसका बैच नॉर्मलाइज वैल्यू बहुत कम होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में हमारा ये जो थर्ड y1 आया, इसका मीन है 26.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 3.3। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 27.7 है, ये मीन से, यानी कि अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो ये मीन होगा करीब कुछ 20, मीन क्या था 26.5, 26.5, ठीक है। तो ये जो पहला वैल्यू है 27.7, ये मान लीजिए ये कुछ यहाँ पे लाई करेगा, तो ये मीन से इतना दूर है, ठीक है, एक डिस्टेंस मान लेते हैं इतना दूर है। दूसरा वैल्यू है 25.6, ये करीब कुछ यहाँ पे होगा, तो इसकी दूरी आप देखो मीन से थोड़ी कम है, ठीक है। तीसरी वैल्यू है 28.6, ये यहाँ होगा, तो इसकी वैल्यू मीन से और ज़्यादा हो गई। और चौथी वैल्यू है 21.15, तो ये वैल्यू इस साइड आ गया, तो इसकी वैल्यू तो मीन से नेगेटिव में हो गई, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सारे वैल्यू को हम जब हम इस फॉर्मूले के थ्रू लिखेंगे, xi माइनस म्यू बाई सिग्मा, सिग्मा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हमें वैल्यू इस टर्म में देगा कि कोई भी वैल्यू, कोई भी डेटा पॉइंट मीन से कितनी दूर है। तो अब हमने सारे वैल्यू का एक कॉमन स्केल कर दिया, वो कॉमन रेफरेंस पॉइंट हो गया मीन, और मीन से कितना दूर है वो हमारा उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम ये बैच नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये जो पहला वैल्यू था 27.7, यहाँ पर हमने अप्लाई किया, हमने क्या किया 27.7 जो कि है I24 माइनस मीन, मीन है 26.5 डिवाइडेड बाई हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 3.3। सिमिलरली तो इसका वैल्यू आ गया 0.36। दूसरा वैल्यू था 25.61, ये नेगेटिव साइड था, इसकी वैल्यू आ गई -0.27। ये वैल्यू 28.6, ये मीन से और दूर है, इसका वैल्यू देखो 0.63 आ गया। सिमिलरली लास्ट वाली वैल्यू 29.5, ये सबसे दूर है, तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा हो गई। तो अब आप देखोगे कि ये वैल्यू जो है अब एक कॉमन छोटे से स्केल पे आ गई, ये वैल्यू हमारी नॉर्मलाइज हो गई। अब इस वैल्यू का अगर हम tan h निकालेंगे, तो हमने सिंपल tan h निकाला तो इसका वैल्यू ये आ गया, और फिर लॉस एक्चुअल वैल्यू ये है जो आया, और फिर लॉस हमने जैसे पहले डिफाइन किया था वो हमने निकाला। और यहाँ पर हम लॉस का एवरेज भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ दिस होल डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर लॉस अभी मान लीजिए 1 है, 1.005 है, तो अभी लॉस ज़्यादा है। लेकिन अब आप गौर कीजिए कि यहाँ जो हमने अब जो हमारे tan h था, वो tan h की वैल्यू ये आ गई। अब हम dy2 बाई, यहाँ पर बीच में एक और लेयर आ गया हमारा नॉर्मलाइज वैल्यू yn। तो अब हम dy2 बाई dyn निकालेंगे, तो यहाँ पर जो वो फिर से वही होगा 1 माइनस tan h स्क्वायर, ये वैल्यू y2। तो यहाँ पर 1 माइनस tan h स्क्वायर, अब आप देखिए ये वैल्यू 0.88, 0.9, 0.69, 0.19, 0.49। तो ये जो डी वाई टू बाई डी वन जो इनिशियली जीरो आ रहा था, अब क्या हुआ है कि डी वाई टू बाई डी वाई एन अब जीरो नहीं है, ये कुछ वैल्यू है, यानी कि अब एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब हमारा मॉडल ट्रेन होगा, अब हमारा जो मॉडल है, जो हमारा नया जो वेट मैट्रिक्स होगा वो तो हमारे नए मॉडल में बेसिकली अब हमारे चेन रूल के हिसाब से वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा मॉडल हमारा चेन रूल के हिसाब से हो जाएगा डी एल बाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज इनटू चेन रूल अब लगेगा, तो सबसे पहले डी एल बाई सब डी एल बाई डी वाई टू, डी एल बाई डी वाई टू इंटू डी वाई टू बाई डी वाई एन इंटू डी वाई एन बाई डी वाई वन, डी वाई एन बाई डी वाई वन, राइट, एंड दिस। तो ये हमारा अब नए सेटअप में ये चेन रूल हो जाएगा, और यहाँ पर डी वाई टू बाई डी वाई एन ये अब एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो हमारा मॉडल डी एल बाई डी डब्ल्यू ये भी समथिंग एक कुछ वैल्यू आएगी, जिससे हमारा वेट जो है अब वो ट्रेन होता रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि बैच नॉर्मलाइजेशन से कैसे हमने अब ये जो हमने इनिशियली प्रॉब्लम आ गया था कि हमारा tan h
tan h को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। अब डिफरेंशिएट करने के कारण हमारी वैल्यू d tan h बाई dy टू बाई dy वन जीरो हो रही थी, अब ये वैल्यू नॉन जीरो हो गई। तो यहाँ पर बेसिकली हमने किया क्या, नॉर्मलाइज करने के बाद, तो पहले जो y2 की वैल्यूज यहाँ पे आ रही थी, अब नॉर्मलाइज करने के बाद जो कि हमने उनको उनको काइंड ऑफ स्क्वीज कर दिया, तो अब हमारी वैल्यू जो है मोस्टली इस रेंज में आ गई। तो अब इस रेंज में आने के कारण अब हमारा स्लोप जो है यहाँ पर डी वाई टू बाई डी वाई एन वो एक पॉजिटिव वैल्यू हो गया, जिससे हमारा लर्निंग स्टॉप नहीं होगा, लर्निंग होते रहेगा। तो ये एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग में, यहाँ पर हम बैच नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में क्रिटिकल है कि आप कुछ कॉन्सेप्ट्स आप समझ लो, जैसे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पे मैंने बहुत फास्ट कवर किया है, जैसे बैक प्रोपगेशन, कैसे ये डी एल बाई डी डब्ल्यू ये लॉस निकलता है। तो इसके लिए मैंने पिछला वीडियो बना रखा है, एक वीडियो बना रखा है, उसको आप डिटेल में देख लेना। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में हमने जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, ये भी आप नॉर्मल कर्व आप स्टडी कर लेना, उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट ब्रॉडली हमने यही किया है कि हमने बैच का मीन निकाला और हर एक वैल्यू को हमने ये देखा कि वो मीन से कितनी दूर है। तो हमने उस एक कॉमन रेफरेंस किया, एक कॉमन स्केल बनाया, और सब सब वैल्यू के लिए कॉमन स्केल हो गया, और उस पे हमारी वैल्यूज, हमारे सारे वैल्यूज आई। तो ये जो अलग अलग स्केल की वैल्यूज थी, एज का जो अलग स्केल था, 10th मार्क्स का अलग स्केल था, डिबेट का अलग स्केल था, वो अब सारा यूनिफॉर्म हो गया यहाँ पे, जिससे हमारी लर्निंग कंटिन्यू हुई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग हियर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।